हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएसवाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। इस चैनल पर हम अभी तक एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज को लगा रहे थे, फुल टेस्ट लगा रहे हैं। आज की हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर केजीएस की यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। टेस्ट नंबर 17 का फुल टेस्ट आया था, हम उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में लगातार हम बता रहे हैं कि हम सिर्फ एफएलटी लगा रहे हैं, लेकिन हम दृष्टि के आपके टेस्ट नंबर 1 से ध्यान रखना है, दृष्टि कोचिंग के हम टेस्ट नंबर 1 से आपकी जो है लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके यहाँ पर सेक्शनल भी लग जाएंगे और आपके फुल टेस्ट भी लग जाएंगे, तो आपको टेंशन यहाँ पर नहीं लेना है। चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन आता है कि विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है। क्या बात की जा रही है कि विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को हाल ही में कहां पर स्थापित किया गया है। तो आप कहेंगे वर्ष 2025 में यह उपलब्धि विश्व के पहले बॉर्न बेबी कोरल्स को ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्थापित किया गया था। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन रहेगा डी वाला करेक्ट। अब ये कहां पर है ग्रेट बैरियर रीफ? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखने होंगे। अब बात की जाए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज आउटलुक निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। क्या बात की जा रही है कि भाई ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। आपका ऑप्शन रहेगा विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है, बताना भूल गया हूं कि यूपीपीएससी की आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म स्टार्ट आपके आज मतलब कि 25 जून या 26 जून से फॉर्म स्टार्ट आपकी जो है हो चुके हैं और 27 जुलाई तक फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो 500 के आसपास वैकेंसी आई हुई है। जिसे इसको फॉर्म बनना हो यूपीपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो जरूर भर लीजिएगा। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नोरो वायरस हाल ही में कई देशों में इसके मामलों में बढ़ोतरी के कारण खबरों में रहा है। भोजन से होने वाले कई बैक्टीरियल संक्रमणों से अलग है, क्योंकि क्या याद कर रहा है कि नोरो वायरस हाल ही में भी कई देशों में नोरो वायरस सामने आया है। इसके जो मामले बढ़ रहे हैं और खतरे बढ़ रहे हैं, भोजन से होने वाले कई बैक्टीरियल संक्रमण से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैल सकता है, इसलिए है बैक्टीरियल संक्रमणों से अलग माना जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति को हो जाए तो दूसरे व्यक्ति को जो है इससे फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चर्चा में रहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट? क्या बात की जा रही है कि हाल ही में चर्चा में रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन के संदर्भ पर विचार करना है, और विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो विचार की जाए कि दुनिया का पहला ऐसा अंतर सरकारी संगठन है जो विशेष रूप से मध्यस्थता के जरिए अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्पित है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिएशन बिल्कुल सही है। IOMED की स्थापना कन्वेंशन पर 2025 पर ताइपे में हस्ताक्षर किए गए थे। क्या सही है? तो आप कहेंगे 30 मई 2025 में तो हस्ताक्षर किए गए थे, ताइपे में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, बल्कि हांगकांग में हस्ताक्षर किए गए थे। कहां पर? हांगकांग में हस्ताक्षर जो है किए गए थे। तीसरा कहता है यह कन्वेंशन सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही लागू किया गया है। क्या सही है? नहीं। आप कहेंगे कि भाई यह कन्वेंशन को लागू करने के लिए सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों का अनुसमर्थन किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें कम से कम 3 हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुसमर्थन स्वीकृति मिल जाए तब यह आपको जो है काफी व्यापक हो गया था। तो आपका दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा कहता है IOMED का उद्देश्य मौजूदा अंतरराष्ट्रीय मुकदमेबाजी एवं मध्यस्थता तंत्रों के पूरक के तौर पर काम करना है। बिल्कुल बात ठीक है। सीधी सी बात की जाए कि अंतर सरकारी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करता है, और यह मुकदमेबाजी हो गया, मध्यस्थता हो गया, इन तंत्रों के माध्यम से कार्य करता है। और 2025 में हांगकांग में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा नहीं है कि जो इस कन्वेंशन है जिसने हस्ताक्षर किए हैं सभी तभी इसको लागू किया जाए। इसमें से 3 से अधिक हस्ताक्षरकर्ताओं के द्वारा भी लागू किया जा सकता है। एक यहां पर कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहला और चौथा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पर टिक करेंगे। पहला और चौथा सही है, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे स्कर्वी रोग होता है? फुल टेस्ट है तो मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो आप कहेंगे जो एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक जो एसिड होता है, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। रखना है ना? आप कहेंगे स्कर्वी रोग हो जाता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा? रतौंधी रोग हो जाता है।
विटामिन B1 की अगर कमी से बात किया तो बेरी नाम का रोग हो जाता है। इसी तरह विटामिन डी की कमी से बात की जाए तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाते हैं। किस होते हैं? बच्चों में रिकेट्स हो जाती हैं, रखना है, ठीक है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। एक तरफ शब्द आता है, एक तरफ वितरण है। कौन सा शब्द किस विवरण से संबंधित है? जैसे बात की जाए मोनेरा, मोनेरा जो होता है आपके प्रोकैरियोटिक जीव होता है। मोनेरा क्या होता है? एक पूरी मोनेरा जगत पूरी तरह से प्रोकैरियोटिक जीवों से बना होता है। दूसरे से मिलाएंगे। प्रोटिस्टा की बात की जाए, प्रोटिस्टा एक कोष की इकोरिटस होता है, पहले से मिला देंगे। द्विपद नामकरण की बात की जाए, आपका 2 भागों वाला वैज्ञानिक नाम है, तीसरे से मिलाएंगे। और रॉबर्ट वेटर की बात की जाए 5 जगत के वर्गीकरण से संबंधित है, चौथे से ही मिला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात किया है कि ऑक्सिन पौधों के प्रोहों में कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सिन पौधों के प्रोहों में मतलब कि सूट्स में बात की जा रही है, यहाँ पर क्या करता है भाई? सूट्स में कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है ऑक्सिन के बारे में। कारण कहता है कि एब्सिसिक एसिड पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन होता है। भाई विकास को बढ़ावा देने वाला हार्मोन नहीं होता है, ठीक इसके उलट काम करता है, या रखना है। तो आपका कारण गलत है किंतु अभिकथन सही है। ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर ए सही है किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कौन सा आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मनुष्यों और पौधों के जीवन प्रक्रिया के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही? मनुष्यों और पौधों की जीवन प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। विचार कर लेते हैं। नेफ्रॉन किडनी के मौलिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्या है? जो नेफ्रॉन होते हैं असल में किडनी के क्या है? आपके संरचनात्मक और कार्यात्मक फिल्ट्रेशन के रूप में जाने जाते हैं, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सुरक्षा कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं, ये भी सही है। वसा को पचाने के लिए अग्नाशय से वाइल रस निकलता है, अरे ये सही है क्या? तो आप कहेंगे ये गलत है। पित्त का स्राव जो है अग्नाशय से नहीं होता बल्कि पित्त रस का स्राव लीवर शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि से होता है। तो आप कहेंगे तीसरा वाला गलत होता है ना। और पित्त वसा के पाचन के लिए जरूरी होता है, इस प्रक्रिया में एम्प्लीफिकेशन कहते हैं जिसे हम, क्या रखिएगा। तो यहां पर कहेंगे हम तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शब्दों के निम्नलिखित युग्मों और अर्थों पर विचार कीजिए और कितने युग्म यहाँ पर जो है करेक्ट है। चलिए बात की जाए जीनोटाइप। जीनोटाइप जो होता है किसी जीव की आनुवंशिक संरचना से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिनोटाइप की बात की जाए तो किसी जीव को दिखाई देने वाली विशेषताओं संबंधित होता है, ये भी करेक्ट है। समजात अंग की बात किया तो कार्य समान लेकिन मूल संरचना भिन्न होती है, क्या ये सही है? आप कहेंगे समजात अंगों की मूल शारीरिक संरचना और भ्रूणीय उत्पत्ति एक जैसी होती है, अलग अलग नहीं होती है, तीसरा गलत है। चौथा है समरूप अंग, संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न होता है। समरूप अंगों की मूल शारीरिक संरचना और उत्पत्ति इसमें अलग अलग जो है होती है लेकिन वो कार्य जो है समान रूप से करते हैं, तो आपका ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही हैं, 2 ऑप्शन गलत है। कितने युग्म सही हैं? सिर्फ 2 युग्म कहेंगे सही हैं, जबकि 2 युग्म आपके गलत है। गलत क्यों है ये भी हमने आपको बताया है। मानव शरीर में जोड़ों के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? मानव शरीर में जोड़ों के बारे में विचार करना है। हिंज ज्वाइंट केवल एक ही तल में गति की सुविधा देते हैं, क्या बात कर रहा है? जो हिंज ज्वाइंट होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में या एक ही कहेंगे तल में क्या करते हैं? हिलने डुलने की सुविधा जो है, गति करने की सुविधा देते हैं, करेक्ट है। दूसरा है कि वॉल और सॉकेट ज्वाइंट खोपड़ी की हड्डियों के बीच होते हैं। वॉल और सॉकेट ज्वाइंट खोपड़ी की हड्डियों के बीच होते हैं, क्या ये सही है? आप कहेंगे गलत है ना। क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि इंसानी खोपड़ी की चपटी हड्डियों के बीच में जोड़ फिक्स्ड जोड़ होते हैं और ये आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, इनमें कोई हलचल नहीं होती है। इसका मुख्य काम क्या होता है? दिमाग को सुरक्षा प्रदान करना। तो यहाँ पर केवल पहला सही हो जाता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसानों में किस तरह के दांत खास तौर पर भोजन को फाड़ने एवं छेदने के लिए बने होते हैं? इंसानों में दांत कई तरह के होते हैं जिसमें भोजन को फाड़ने और छेदने के लिए बने होते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा उन्हें हम रदनक दांत कहते हैं। कौन से कहते हैं? रदनक दांतों के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें हम रदनक दांत कहते हैं, जो भोजन को फाड़ने और छेदने के लिए जो है कार्य किए जाते हैं। कृंतक दांत भी होते हैं। कृंतक दांत क्या करते हैं? सामने वाले होते हैं, चपटे छेनी के आकार के बने होते हैं। और जो आपके अगर चवड़क दांत होते हैं, अगर चवड़क दांत दांतों के थोड़े पीछे वाले होते हैं, आपने देखा होगा। और जो रदनक होते हैं वो फाड़ने और चीरने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है, इसमें अभिकथन कारण कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि उभयचर और सरीसृप कोई किलोथर्मिक ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, क्या ये सही है? उभयचर मतलब कि जैसे मेढक, क्या है? जैसे कि मेढक, ये क्या होते हैं? आप कहेंगे ये ठंडे खून वाले जानवरों में आते हैं। और सरीसृप की बात किया जैसे सांप, जैसे छिपकली,
जैसे कछुआ क्या रखना है। तो ये सब उभयचर और सरीसृप की श्रेणी में आते हैं। ठंडे खून वाले जानवर कहलाते हैं। ब्लैक ब्लेडेड इन्हें कोल्ड ब्लेडेड इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लेडेड इन्हें कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि पाइक्लोथर्मिक जानवर अपने शरीर का आंतरिक तापमान स्थिर बनाए रखते हैं। क्या सही है? आप कहेंगे जो आपके जो पाइक्लोथर्मिक जानवर होते हैं, पाइक्लोथिक जानवर होते हैं, शरीर का अंदरूनी तापमान एक जैसा नहीं रहता है। शरीर का तापमान उसके आसपास के माहौल के तापमान के साथ बदलता रहता है, लेकिन शरीर के अंदर पर्याप्त गर्मी पैदा नहीं कर पाते हैं। वे अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए व्यवहार पर तरीकों पर निर्भर करते हैं, आंतरिक तरीकों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि गर्म होने के लिए धूप में बैठना, ठंडा होने के लिए छाया में बैठना। परिवर्तन तो करते हैं, लेकिन उनके लिए एक चीजों को यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए व्यवहार पर कार्य करते हैं, ना कि आंतरिक तापमान पर स्थिर करते हैं। तो कारण गलत है। कहेंगे पहला सही है, आर सही है, ए सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अच्छा, एक और जानवर होते हैं, अभी ठंडे जानवरों की बात की, तो एक और जानवर होते हैं जिन्हें होम्योथर्म कहते हैं। कैसे होते हैं? होम्योथर्म के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये गर्म खून वाले होते हैं, है ना। जिस तरह आप गर्म खून वाले हो, ऐसे ये भी गर्म खून वाले होते हैं, ध्यान रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा सही है? ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिक होता है। क्या सही लिखा है? अरे भाई उल्टा लिखा है, जी का मान और भी कम हो जाता है। पहला गलत है। पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। बिल्कुल ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बेबी क्या है? बेबी के जे मुंडन को दी गई पर्सनलाइज्ड क्रिस पीआर थेरेपी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी थेरेपी बात की जा रही है? क्रिस पीआर थेरेपी के बारे में विचार करना है। चलिए विचार कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। बेबी के जे मुंडन को कस्टमाइज्ड इन विवो क्रिस्पर आर थेरेपी दी गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस थेरेपी में मरीज के अपने शरीर के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन में बदलाव किया गया है। ये भी करेक्ट कह रहा है। दूसरा है कि क्रिस्पर आर जीन एडिटिंग को सबसे पहले इस मरीज के इलाज के लिए मंजूरी दी गई। ये गलत है। इसके पहले भी आपके जो है और भी लोगों को जो है मंजूरी दी गई थी। चौथा कहता है यह इलाज खासतौर पर मरीज के विशिष्ट म्यूटेशन के लिए तैयार किया गया है। सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही, जबकि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत है। क्रिस्पर आर थेरेपी के संबंध में विचार किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डीआरडीओ का लंबे समय तक चलने वाला स्क्रैमजेट कॉम्बिस्टर टेस्ट किस श्रेणी के हथियार से संचालित है? तो डीआरडीओ का लंबे समय तक चलने वाला जो स्क्रैमजेट कॉम्बिस्टर टेस्ट है वह किस श्रेणी के हथियार से संचालित है? आप कहेंगे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाइनरी मिशन द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है, इनमें किस जीव में देखा जाता है? तो आप कहेंगे अमीबा जीव में देखा जाता है। किसमें? अमीबा जीव में जो है देखा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शब्दों के निम्नलिखित युग्मों एवं अर्थों पर विचार करना है। कितने युग्म यहाँ पर सही हैं? तो विचार किया जाए कि प्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण होते हैं किसी एक एलील की उपस्थिति में भी प्रकट होता है। किसी एलील की उपस्थिति में प्रकट होता है। बिल्कुल सही है। अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वह तभी प्रकट होता है जब दोनों एलील अप्रभावी हो। ये भी करेक्ट है। समजात अंग कार समान लैगिंग मूल संरचना भिन्न होती है। गलत लिखा है। एक जैसी होती है, अलग अलग काम करते हैं। तो आप कहेंगे मूल संरचना और उत्पत्ति उनकी एक समान होती है। आपका ये गलत है, भिन्न नहीं होती है। समरूप अंग संरचना समान लेकिन कार्य भिन्न होता है। संरचना और कार्य एक समान होता है, ये भी कहेंगे आप, अलग अलग नहीं होता है। तो केवल दो युग्म सही है, दो युग्म यहाँ पर गलत है। बता दी है क्यों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस वैज्ञानिक ने तत्वों को तीन तीन के समूहों में व्यवस्थित किया और ट्राइड्स कहा जाता है? तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों के समूह को क्या किया? व्यवस्थित किया है, जिन्हें ट्राइड्स के रूप में जाना जाता है। और ये ऑप्शन आपका आता है जोहान डोबेराइनर जोहान डोबेराइनर के संबंध में आता है। 1829 में इनका संबंध है। जर्मन के है वैज्ञानिक थे। तो यार ऑप्शन रखना है बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण का है। यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वांटम सूचना स्क्रैम्बलिंग सूचना को नष्ट नहीं करती। क्वांटम सूचना स्क्रैम्बलिंग सूचना को नष्ट नहीं करती, बल्कि इसे एक उलझी हुई क्वांटम प्रणाली में फैला देती है। क्या ये सही है? आप कहेंगे बिल्कुल सही कहती है। कारण कहता है प्रारंभ में एक क्यूबिट में स्टोर की गई जानकारी कई क्यूबिट्स में बढ़ सकती है, जिससे लोकल मेजरमेंट के जरिए उसे एक्सेस करना मुश्किल नहीं रह जाता।
अभिकथन और कारण दोनों सही, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाले पे हम कहेंगे सही ऑप्शन। कौन सा? ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में कौन सी पहल अपनाई गई थी? एससीओ शिखर सम्मेलन में कौन सी पहल को अपनाया गया है, इसकी बात की जा रही है। तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? तो आप ऑप्शन रहेगा 2035 तक। क्या बात की जा रही है? 2035 तक एससीओ का विकास राजनीति में, एससीओ का विकास नीति, आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ करेक्ट। हाल ही में खबरों में रही भारत की द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट BUR किसे सौंपी जाती है? हाल ही में खबरों में रही है भारत की द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट है, BUR किसे सौंपी जाती है? आपका ऑप्शन रहेगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC को सौंपी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ना? डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्या रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। गिफ्ट GIFT IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के संबंध पर कथन पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए कि गिफ्ट IFSC में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के संबंध में कौन सा सही है? तो यह IFSC बैंकिंग यूनिट्स के बीच विदेशी मुद्रा लेन देन को स्थानीय स्तर पर निपटान में सक्षम बनाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है इसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी की मंजूरी मिली है, ये भी करेक्ट है। शुरुआत में केवल यूरो में ही निपटान की सुविधा देता था, शुरुआत में केवल यूरो में ही नहीं, आप कहेंगे यूरो तक सीमित नहीं था, बल्कि यह कई और विदेशी मुद्राओं में निपटान करने की भी सुविधा देता था, तो तीसरा गलत है। इसका मकसद जो था कारस्पोंडेंट बैंकिंग रूट पर निर्भरता को कम करना था, करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कौन सा आता है? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 के संबंध पर कौन सा कथन सही है? किसके बारे में बात कर रही है? FRBM के संबंध में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार की जाए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह कानून संसद के समक्ष मध्यम अवधि वाले राजकोषीय नीति विवरण के लिए अनिवार्य बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। मूल FRBM का लक्ष्य में GDP के 3% राजकोषीय घाटे का प्रावधान था, ये भी सही है। 2018 के संशोधन ने राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे के लक्ष्यों को हटा दिया है, ये भी करेक्ट है। तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन रहेगा डी वाला 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में खबरों में रहा होलोंगो पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? होलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बात की जा रही है। यह भारत का दूसरा संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम बानर प्रजाति के नाम पर रखा गया है, क्या सही है? आप कहेंगे गलत है ना? क्यों? क्योंकि होलोंगा पार गिब्बन जो वन्यजीव अभ्यारण्य है भारत का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम बंदर प्रजाति के नाम पर रखा गया है, रखना है। किस पर? बंदर प्रजाति हुलो गिब्बन के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह भारत का एकमात्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये जो लिखा है एकमात्र संरक्षित क्षेत्र नहीं है, बल्कि जिसका नाम बंदर प्रजाति के नाम पर रखा गया है, कई और भी ऐसे बने हुए हैं, तो गलत है। मुख्य रूप से वेस्टर्न होलॉक गिब्बन के संरक्षण के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र घाटी में सदाबहार जंगल के बचे हुए आखिरी हिस्सों में से एक है, करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित है, सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है, रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी GDT के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो विचार किया जाए कि यह किसी विशेष जीन के संतानों में सामान्य मेंडेलीय नियमों से अधिक संभावना के साथ पहुंचने की संभावना बढ़ा देता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसका इस्तेमाल बीमारी फैलने वाले मच्छरों एवं खेती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। इससे लक्ष्य जीन में बाहर DNA डालना जरूरी नहीं, बाहर DNA डालना जरूरी नहीं होता है, यह रखना है। आपका ऑप्शन जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी के बारे में है, पहला और दूसरा सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बिहार में ग्राम कचहरी के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार में ग्राम कचहरी के बारे में कौन सा सही है? ग्राम कचहरी गांव के स्तर पर एक न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। सरपंच ग्राम कचहरी का निर्वाचित प्रमुख होता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। ग्राम कचहरी भारतीय दंड संहिता के तहत सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकती है, तो भाई गलत है। आपका ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। क्यों? ग्राम कचहरी को सभी आपराधिक मामलों पर सुनवाई अधिकार नहीं है, बल्कि अधिकार क्षेत्र में केवल छोटे मोटे अपराध और मामूली विवाद को ही देखा जा सकता है, तो इसीलिए पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पटना हाईकोर्ट के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? पटना हाईकोर्ट के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बात की जा रही है। तो यहाँ पर पटना हाईकोर्ट के बारे में कहा जाए तो अदालत ने एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीशों के साथ काम करना शुरू किया है, बिल्कुल बात ठीक कहेंगे आप। दूसरा है सर एडवर्ड मैनॉल्ड डैम डैश
चेमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है, 1916 में। 1936 में उड़ीसा प्रांत के गठन के तुरंत बाद पटना उच्च न्यायालय ने उड़ीसा पर अपना अधिकार क्षेत्र इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग प्रांत जरूर बना था, फिर भी अलग होने के बाद ही पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उड़ीसा बना रहा। और 26 जुलाई 1948 तक, जब तक उड़ीसा के मामले में पटना हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता रहा, जब तक उड़ीसा के लिए अलग हाईकोर्ट की स्थापना नहीं हो गई। तो 1948 तक इसने कार्य को किया हुआ है। पटना हाईकोर्ट की शुरुआती सर्किट बैठकें कटक में होती थी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो आप कहेंगे पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है? तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना है, 76,490 है। कितना है, 76490, 76,490 रुपए कहेंगे अनुमानित प्रति व्यक्ति जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 2024-25 का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के कुछ शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में संस्थानों एवं उनके मुख्यालय स्थापना के वर्षों पर विचार कीजिए। अगर बात की जाए पटना कॉलेज की बात की जाए तो पटना कॉलेज की स्थापना पटना में की गई थी 1917 में। क्या सही है? तो पटना कॉलेज की स्थापना की बात की जा रही है, पटना में तो की गई थी लेकिन 1863 में की गई थी। यहाँ पर 1863 में की गई थी, लेकिन बाद में 1 अक्टूबर 1917 को पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो बिहार की पहली आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप की 7वीं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। तो ऑप्शन कहेंगे आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1863 में पहले ही की जा चुकी थी पटना कॉलेज के नाम से, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की जाए तो 1917 में की गई। नेक्स्ट आता है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है, तब आप कहेंगे पटना में की गई ना, आप कहेंगे नहीं, भागलपुर जिले में की गई थी बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, है ना। तो आपका ऑप्शन ये भी गलत है। 2006 में की गई, वैसे तो 2000 आपकी 1908 से ऐतिहासिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। 2010 में बिहार राज्य विधानमंडल के द्वारा अधिनियम से बिहार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधित बनाया गया था, तो ये भी गलत है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना छपरा में की गई थी, कब की गई थी? 1990 में की गई थी, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर ये करेक्ट है। तो दूसरा, पहला और दूसरा गलत है, जबकि तीसरा ऑप्शन आपका सही है। पूछा कितने युग्म सही है, आप कहेंगे पहला वाला, सी वाला, केवल तीसरा सही है, जबकि 2 ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है बात की जा रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां वार्षिक अधिवेशन 1922 में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में आयोजित किया गया था। अब छोटा सा ही अपडेट है, क्या ये सही है? आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां आपका अधिवेशन जो है 1922 में हुआ था, चित्तरंजन दास अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप कहेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में भाषण सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था, तो आप कहेंगे 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर जो है भाषण दिया था, करेक्ट है। दोनों ऑप्शन सही है, जबकि पूछा कौन सा गलत है, तो आप कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, डी ऑप्शन पर टिक करेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में, इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था, बिल्कुल सही कह रहा है। इसके माध्यम से भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी, क्या सही है? नहीं, आप कहेंगे 1853 में की गई थी। 1853 से खुली प्रतियोगिता की शुरुआत को किया गया था, ना कि 1833 से। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की एक तरफ समितियां हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं, इनको देखना है कौन सा ऑप्शन किससे मिला हुआ है। तो बात की जाए संघ शक्ति समिति किसको दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी। प्रारूप समिति की बात किया, बी.आर. अम्बेडकर को दी गई। क्रांति संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई, और प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। ऑप्शन ए वाला यहाँ पर करेक्ट है, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथन और कारण है, इन पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कथन है कि प्रस्तावना को अब भारत के संविधान का हिस्सा माना जाता है। भाई अब माना जाता है क्या मतलब है ना? अब माना जाता है क्या मतलब है? 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसीलिए कहा गया, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है बेरोजगारी यूनियन मामले में माना गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो अभी हमने पहले बताया केशवानंद भारती मामले में बोला गया था, तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, आर ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन के विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? नए राज्यों के गठन के बारे में अनुच्छेद
3 के तहत कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है। कैसा होती है? आर्टिकल 3 के तहत विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है, करेक्ट है। ऐसे विधेयक के लिए प्रभावित राज्य के विधानमंडलों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। भाई आवश्यक होता है, आप कहेंगे भाई विधानमंडल अनुमोदन करे या ना करे, कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहेंगे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान के अनुच्छेद 20 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? संविधान के आर्टिकल 20 के बारे में विचार करना है। यह पूर्वव्यापी आपराधिक कानूनों के तहत 2 सिद्धि से सुरक्षा प्रदान करता है। आपने सुना होगा अनुच्छेद 20 का एक सुनिश्चित करता है ना, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दंडित न किया जाए जिसके लिए कानून उस समय अपराध के रूप में नहीं था। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसकी सुरक्षा उपलब्ध रहती है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। इसके तहत मिलने वाली सुरक्षा नागरिकों को उपलब्ध है लेकिन विदेशियों को नहीं। अरे भाई विदेशियों को नहीं, विदेशियों को भी प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। भारतीयों को, केवल भारतीयों को 15, 16, 19, 29 और 30 केवल ये आपके कहेंगे, केवल आपके इंडियंस को प्राप्त है, ना कि फॉरनर को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त। विदेशियों में भी 2 विदेशी आते हैं, एक शत्रु मित्र, एक शत्रु देश के विदेशी आते हैं और एक मित्र देश के विदेशी आते हैं, याद रखना है। निम्न पुरापाषाण काल के औजारों एवं स्थलों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? निम्न पुरापाषाण के औजार एवं स्थलों के बारे में सही कौन सा है? प्रारंभिक चरण के लिए हाथ की कुल्हाड़ी और छुरी जैसे मुख्य औजार के रूप में काम करते थे, बिल्कुल सही कह रहा है। निम्न पुरापाषाण काल में क्या था भाई? छोटे छोटे औजार, छुरी, कुल्हाड़ी होते थे। निम्न पुरापाषाण संस्कृति के पुरातात्विक स्थल विशेष रूप से प्रायद्वीपी नदी घाटियों के, अरे भाई प्रायद्वीपी नदी घाटियों के किनारे कहाँ पर आ गए? ये तो भाई केवल प्रायद्वीपीय तक ही सीमित रहे हैं, ना कि नदी घाटियों तक। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत है, केवल पहला वाला ही सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल शीतकालीन गड्ढों में बने आवास और अपने कुत्तों के साथ दफनाए गए स्वामियों के साक्ष्य प्रदान करता है? तो बुर्ज होम। कौन सा है? कश्मीर का बुर्ज होम। क्या विशेषता थी? गड्ढों वाले घर, जैसे गर्त आवास के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ताम्रपाषाण काल के दौरान क्षेत्रीय निर्वाह पद्धतियों के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? भाई ताम्रपाषाण के दौरान क्षेत्रीय निर्वाह पद्धतियों के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? नर्मदा नदी पर स्थित नर्मदा टोली में उप महाद्वीप अनाज की सबसे व्यापक विविधता पाई गई है, बिल्कुल बात ठीक है। नर्मदा नदी पर नर्मदा टोली में अनाज की सबसे व्यापक विविधता देखने को मिली है, जिसमें गेहूं, जौ, चावल, मसूर, हरी, मूंग, मटर, अलसी जैसे साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों में मुख्य रूप से जौ की खेती की जाती थी। तांबे के मछली पकड़ने वाले कांटों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर क्या सही लिखा है? आप कहेंगे गलत लिखा है भाई। पूर्वी भारत की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों की बात की जा रही है। ये जीवन निर्वाह का एक ऐसा तरीका अपनाते थे जो पश्चिमी और मध्य भारत से बिल्कुल भिन्न था, है ना। तो आप कहेंगे कि दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ही ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऋग्वैदिक काल की आर्थिक संरचना के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? ऋग्वैदिक काल की आर्थिक संरचना के बारे में कौन सा सही है? जनजातीय अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, जिसके कारण गायों का उपयोग धन संपत्ति के मापदंड के रूप में किया जाता था। अब थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाओगे भाई, जनजातीय अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, गायों के उपयोग धन संपत्ति पर मापदंड करते थे, सही लिखा है भाई, गलत है ना? क्या है? गलत है। दूसरा कहता है दूरस्थ व्यापार चांदी के सिक्कों के माध्यम से किया जाता था, जिसे निष्क कहा जाता था। दूरस्थ व्यापार चांदी के सिक्कों के माध्यम से किया जाता था, जिसे निष्क कहा जाता था। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे भाई ये ऑप्शन भी आपका गलत है। कैसा है? ये ऑप्शन भी गलत है। तो आप कहेंगे ना तो पहला सही है ना ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, यह रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रारंभिक ऋग्वैदिक जनजातियों की राजनीतिक संरचना में राजन को किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? तो प्रारंभिक ऋग्वैदिक कालीन जनजातियों की राजनीतिक संरचना में राजन जो हुआ करते थे, उसे राजन मतलब राजा की बात, राजा जो हुआ करते थे किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी? पुरोहित, सेनानी और बृहस्पति के द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पुरोहित को मुख्य पुजारी कहा जाता था, सेनानी को सैन्य कमांडर कहा जाता था, बृहस्पति जो होता था चारागाहों, मवेशियों से झुंडों पशुपालन की देखरेख करने वाला यहाँ पर अधिकारी हुआ करता था। अनेकांतवाद एवं स्यादवाद को दार्शनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके मूलभूत सिद्धांत हैं? अनेकांतवाद और स्यादवाद दार्शनिक सिद्धांत के मूलभूत सिद्धांत किसके हैं? जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं, याद रखना है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म के मूल सिद्धांत हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक संरचना के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है?
भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रशासनिक संरचना है इसके बारे में कौन सा सही है? सप्तांग सिद्धांत कहता था कि किसी भी अंग में कमी होने से संपूर्ण राज्य की संरचना कमजोर हो जाती है। सप्तांग क्या होते थे? राजा होता था, राजा के नीचे अमात्य आते थे, अमात्य के नीचे आपके जनपद आता था, जनपद के नीचे आपके दुर्ग आता था, दुर्ग मतलब किला, दुर्ग के नीचे कोष आता था, कोष के नीचे बल दंड आता था, यहाँ पे दंड भी लिख लो, बल या दंड, दंड आता था, और फिर सबसे नीचे मित्र सहयोगी के रूप में जाते थे। ये 7 तरीके को सप्तांग कहा था आपके कौटिल्य ने, और कहा था कोई भी कमजोर हो गया तो संपूर्ण राज्य की संरचना कमजोर हो जाती है। बिल्कुल सही कहते थे। नौकरशाही विभागों की देखरेख के लिए अध्यक्ष नामक विशिष्ट अधिकारियों द्वारा की जाती थी, जिसके अकाराध्यक्ष कहा जाता था। ये भी करेक्ट है, सी रहेगा ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। गुप्त काल के बाद आर्थिक परिवर्तनों के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? गुप्त काल के बाद आर्थिक परिवर्तनों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत रोम व्यापार के पतन के कारण कई प्रारंभिक शहरी केंद्र जीर्ण शीर्ण हो गए थे। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है कि भारत रोमन व्यापार के पतन के बाद कई प्रारंभिक शहरी क्या हो गए थे? आपके जीर्ण शीर्ण हो गए थे। सही है। दूसरा कहता है कि पूर्ण कर छूट के साथ शाही भूमि अनुदानों में एक भूस्वामी मध्यवर्ती वर्ग का सर्जन किया। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, और ये गुप्त काल की दोनों बात की गई है, तो आप सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य किस स्थान पर है? जैसे बात किया है भीमबांध, भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए, ये आपके कहां पर है? आप कहेंगे मैंगूर जिले में है। दूसरा बरेला झील की बात की जाए कहां पर है? आप कहेंगे वैशाली में है। तीसरा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य की बात की जाए, ये आपके दरभंगा में है। और उदयपुर वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य की बात की जाए आपके पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भीमबांध मुंगेर में, बरेला वैशाली में, कुशेश्वर दरभंगा में, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार के समाचार पत्रों एवं उनके नामों को व्यवस्थित विचार कीजिए, कितने युगम सही है? तो यहाँ पर कितने युगम सही है उसकी बात की जा रही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर पहला दैनिक समाचार पत्र, पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बता सकता है? आप कहेंगे पहला दैनिक समाचार पत्र बिहार हेराल्ड नहीं था, तो कौन सा था? पहला दैनिक समाचार पत्र द सर्च लाइट था। कौन सा था? द सर्च लाइट था, याद रखना है, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की बात की जाए तो आपका द बिहार हेराल्ड था। कौन सा था? द बिहार हेराल्ड था। यह 1874-75 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र की बात की जाए तो बिहार दीनबंधु मित्र था। कौन सा था? बिहार बंधु था, जो कि 1872 से 74 में प्रकाशित हुआ था। और पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र की बात की जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर सर्वहितैषी था। कौन सा था? सर्वहितैषी था, सर्वहितैषी था। तो ऑप्शन यहाँ पर कोई भी आपका क्या है? सही नहीं है। कितनी युगम सही है? तो आप कहेंगे सी वाला, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है कि भौगोलिक संकेतों जीआई टैग के संबंध पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है? जीआई टैग के बारे में विचार क्या करना है? भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार का एक रूप होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। इसका रजिस्ट्री का संचालन वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के द्वारा किया जाता है। ये भी करेक्ट है। इसके बाद ऑप्शन क्या कहता है? एक जीआई पंजीकरण 20 वर्षों के बाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। तो 20 वर्षों के बाद नहीं होता है, बल्कि कितने वर्षों के बाद? आप कहेंगे एक पंजीकरण जीआई 20 वर्षों के बाद स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता, यह समाप्त स्थायी रूप से समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन तीसरा वाला गलत है। भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में नहीं है बल्कि चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। चौथा भी गलत है। तो तीसरा चौथा गलत है, जबकि पहला दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीविका के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? किसके बारे में? जीविका के बारे में। इसका गठन और पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया था। इसे 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। क्या सही है? आप कहेंगे इससे बिहार सरकार में 2 अक्टूबर 2006 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, पहला गलत हो गया। इसे विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है। बिल्कुल बात ठीक है। इससे वित्तीय बैंक से सहायता प्राप्त है। इसकी शुरुआत बिहार में 9 जिलों के 9 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। ये भी ऑप्शन गलत है। इसकी शुरुआत 5 गांवों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। केवल दूसरा सही है। आप कहेंगे पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि फल्गु नदी
फल्गु नदी के संबंध पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। फल्गु नदी के बारे में क्या विचार करना है, विचार करना है कि यह लीलाजन और मोहिना नदियों के संगम से बनती है। ये लीलाजन और मोहिना नदी आ रही है, इसके संगम से फल्गु नदी बनती है, करेक्ट है। इसकी पहचान बौद्ध साहित्य में निरंजना नदी के नाम से भी की जाती है, बिल्कुल सही है, इसमें निरंजना नदी भी कहा जाता है। सुजाता स्तूप फल्गु नदी को पार स्थित है, ये भी करेक्ट है। सुजाता जो स्तूप है बकरोर गांव में बोधगया से फल्गु नदी के ठीक दूसरी ओर स्थित है। इसे अक्सर गुप्त गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन रहेगा डी वाला कि सभी चारों ऑप्शन फल्गु नदी के बारे में सही है। क्वांटम सूचना स्क्रैबलिंग के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। क्वांटम सूचना स्क्रैबलिंग के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है बात की जा रही है। तो बात यह है कि इससे है एंटिगलमेंट के माध्यम से किसी क्वांटम प्रणाली में सूचना के तीव्र प्रसार को दर्शाता है, बिल्कुल बात ठीक है। ये जो क्वांटम सूचना है स्क्रैम्बलिंग से तात्पर्य होता है कि यह प्रारंभ में स्थानीयकृत क्वांटम सूचना अंतःक्रियाओं और यह उलझाव के माध्यम से बहुनिकाय क्वांटम तंत्र को तेजी से फैलता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि यह सूचना नष्ट नहीं होती है, इसके स्थानीय मापों के द्वारा उस तक पहुंचना कठिन हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है कि यह पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में एक सत्यापित क्वांटम लाभ प्रदर्शित करता है, तीसरा भी सही है। यह क्वांटम सूचना के स्थायी रूपों से नष्ट हो जाने का संकेत देता है, आप कहेंगे गलत है। क्या है, क्वांटम सूचना स्क्रैम्बलिंग का तात्पर्य क्वांटम सूचना की स्थायी हानि नहीं है। क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों विशेष रूप से एकात्मक विकास के अनुसार जो है कार्य भीतर संरक्षित होते रहते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जबकि ऑप्शन यहाँ पर जो है चौथा वाला गलत है। 50 नंबर क्वेश्चन की बात की जा रही है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में किसी सदस्य देश द्वारा धारित रिजर्व ट्रेंच पोजीशन RTP का सर्वोत्तम वर्णन करता है। यहां पर कहेंगे किसी सदस्य देश के कोटे और IMF के पास उस सदस्य देश की मुद्रा की निकासी योग्य भंडारण के बीच का जो अंतर होता है, यह सर्वोत्तम वर्णन यहां पर किया जाता है। चलिए 51 क्वेश्चन की बात करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर एक बार जोरदार तरीके से कर लीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है, ऐप का नाम की बात क्या है, UPSC नट नाम है। इस ऐप को मल्टीपल चीजों के लिए डाउनलोड कर सकते हो, जैसे टेस्ट सीरीज हो गया, कोर्स हो गया, PDF हो गया, मल्टीपल चीजें आपको ऐप पर मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे आप क्लिक करके प्ले स्टोर से सर्च भी करके डाउनलोड जो है कर सकते हो। चलिए 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन अभिकथन कारण है। यहां पर अभिकथन कहता है कि सर्दियों में उत्तरी बिहार में अक्सर कोहरा छाया रहता है, क्या सही है। तो अगर बात किया है शीत ऋतु दिसंबर से जनवरी के बीच में, यहां पर कह रहा है कि कोहरा छाया रहता है, बिल्कुल सही कह रहा है। कारण यहां पर क्या कहता है, कारण है कि सर्दियों के महीनों में गंगा के मैदानी इलाकों में अक्सर तापमान व्युत्क्रमण की स्थिति जो है बनी रहती है, ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा AR, दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही की जा रही है। बिहार के दियारा भूमि कौन सी है, बिहार की दियारा भूमि के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो बिहार की दियारा भूमि के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण गतिविधियों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसकी सीमाएं लंबी अवधि तक अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। दियारा भूमि सक्रिय बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में स्थित होती है, जहां नदियां कटाव जमाव के माध्यम से अक्सर अपना मार्ग जो है बदलती रहती हैं। तो आपका ऑप्शन कहेंगे स्थिर नहीं रहती हैं। इनमें अक्सर कुछ सबसे हाल ही में निक्षेप जरूर सामग्री पाई जाती है, ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में ऐतिहासिक महत्व है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, इसकी बात की जा रही है। जैसे बात की जाए यहाँ पर आपका मुरली भरवा आपका राजकुमार शुक्ल का जन्म स्थान से संबंधित है। सदाकत आश्रम की बात की जाए तो बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन केंद्र रहा है। कोल्डी की बात की जाए तो आपके 1917 में महात्मा गांधी ने पीड़ित किसानों की सुनवाई सुनी थी। और हरदिया कोठी की बात की जाए नील उत्पादकों का केंद्र है। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन कहेंगे ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सौर ऊर्जा पर बढ़ते जोर की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। बिहार के सौर ऊर्जा पर बढ़ते जोर की सबसे अच्छी व्याख्या कौन कर रहा है, आयातित बिजली पर उच्च निर्भरता और सीमित जीवाश्म ईंधन के संसाधन के रूप में वर्णन किया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे दी गई कुछ घटनाएं उन पर विचार करना है, कौन सी घटना ब्रिटिश शासन को हार का सामना करना पड़ा था। तो ब्रिटिश शासन को किस हार का सामना करना पड़ा है, तो प्रथम अफगान युद्ध आपका कब हुआ था, 1839 से लेकर 1842 के बीच में हुआ था, जिस पर अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और शाह शुजा को इस सत्ता पर बैठाया था। लेकिन कुछ ही समय में अफगान प्रतिरोध ने तीव्र रूप धारण कर लिया था और ब्रिटिश सेना को यहाँ पर भीषण आपदा सहनी पड़ी, अधिकांश सैनिक मारे भी गए थे। इसमें ब्रिटिश सेना का हार का सामना करना पड़ा। पंजाब युद्ध की बात किया 1845 एवं 46 में। इसके बाद आपके
1848 और 49 में सामना करना पड़ा था। तो पंजाब युद्ध के बारे में भी आप कहेंगे जो है एक गंभीर रूप से ब्रिटिश सैन्य नेतृत्व में एक बड़ी विफलता थी और पराजय का भी सामना करना पड़ा था। क्रीमिया युद्ध की बात की जाए तो क्रीमिया युद्ध 1853 से 1856 के बीच में हुआ था और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटो साम्राज्य और सार्डिनिया के मिलकर रूस को हराया था। हालांकि अंतिम में रूप में बिहार को ब्रिटेन को इसमें जो है पराजय का सामना करना पड़ा था। ये भी सही है, ऑप्शन डी रहेगा। तीनों ही युद्धों में ब्रिटेन को पराजय का सामना जो है करना पड़ा है, क्योंकि ब्रिटिश सैन्य संगठन की गंभीर कमजोरियों को जाकर यहां पर कर दिया गया था क्रीमिया के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के बारे में विचार करना है। विचार है कि भारतीय संसद अधिनियम 1861 में पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनाव का सिद्धांत लागू किया गया था। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो भारत सरकार 1909 के द्वारा समाप्त नहीं किया गया था, याद रखना है 1919 के द्वारा इसको जो है समाप्त किया गया था, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार के द्वारा। तो पहला केवल सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। 53 की स्थानीय सुशासन योजना के अंतर्गत मताधिकार किस आधार पर प्रदान किया गया था। तो 53 के काल में स्थानीय सुशासन के मताधिकार किस आधार पर दिया गया था। तो सीमित मताधिकार अधिकारों के आधार पर दिया गया था। इसमें कई सारे ऐसे फैक्टर थे, मतलब शिक्षित होना चाहिए, कर टैक्स पेयर होना चाहिए, उन्हीं को जो है सीमित मतदान के द्वारा स्थानीय सुशासन को मताधिकार यहाँ पर जो है दिया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था कि अलग थलग और आत्मनिर्भर गांव का सुरक्षा कवच लोहे की रेल ने भेद दिया, उसका जीवन रख धीरे धीरे खत्म हो गया। ये जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, ये D.H. बुकानन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही है। ब्रिटिश ने रेलवे का जो निर्माण किया था इसके बारे में यह कहा था, अलग थलग और आत्मनिर्भर गांव का सुरक्षा कवच लोहे की रेल ने भेद दिया और उसका जीवन रक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है। 18वीं एवं 19वीं सदी के क्षेत्रीय विद्रोहों में उनके साथ सम्मिलित करना, एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ कौन से नेता संबंधित रहे। जैसे पाइका विद्रोह की बात किया, पाइका विद्रोह आपका 1817 में हुआ था, बख्शी जगबंधु इससे संबंधित थे। अहोम विद्रोह आपका 1828 से लेकर 1830 में हुआ था, गोमधर कंवर इससे संबंधित थे। कोल विद्रोह की बात की जाए, कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 में हुआ था, बुद्धो भगत संबंधित थे। और पागलपंथी विद्रोह की बात किया, टीपू शाह से संबंधित रहे। तो आपको यहाँ पर जो मिला दिए इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। एक तरफ व्यक्तिगत यूरोपीय व्यक्ति हैं और एक तरफ भारतीयों पर प्रभाव रहा है। कौन से व्यक्ति का प्रभाव किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। जैसे रूसो की बात किया है, लोकतांत्रिक विचार के लिए जाने जाते हैं। मैजिनी की बात किया है, आपके गणतंत्री राष्ट्रवाद और राष्ट्र साम्राज्य की विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। गैरीवाल्डी राष्ट्रीय मुक्ति सशस्त्र संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल समाजवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑलरेडी मिले हुए हैं, क्या रखना है ना। लेकिन हालांकि अगर अब ये मिलाने वाली बात की कौन से सही है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की है, ये आपके उदारवाद के लिए हालांकि जाने जाते हैं। किसके लिए, उदारवाद के लिए जाने जाते हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर 3 बिल्कुल प्रॉपर सही है, जबकि चौथा वाला ऑप्शन मिलान के लिए तो सही था, लेकिन वैसे आपका प्रॉपर तरीके से कहोगे तो जॉन स्टुअर्ट उदारवाद के लिए जाने जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाओं के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो पहले गठित राजनीतिक कुछ संस्थाएं हुई हैं इसके बारे में, तो मुख्य रूप से धनी और कुलीन वर्गों का इसमें प्रभुत्व देखने को मिला है। बिल्कुल सही बात की जा रही है। मुख्य रूप से प्रांतीय या स्थानीय स्तर पर यह कार्य करती थी, मतलब कि पूरे भारत के लेवल पर कार्य नहीं करती थी। बिल्कुल सही है। इन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की इन्होंने मांग जो है नहीं की है, बल्कि उदार और संवैधानिक तरीकों से मांग की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। 20वीं सदी की शुरुआत में निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय घटना ने यूरोपीय सैन्य श्रेष्ठता के विश्वास को तोड़कर भारत में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया हुआ था। तो कौन से 20वीं सदी की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय घटना ने किया था, आप कहेंगे रूस जापान के युद्ध ने सामने यह महत्वपूर्ण उग्रवादी राष्ट्रवाद के चरम पर जो है ला दिया था। रूस जापान युद्ध जो है आपका 1904-1905 के समय में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सूची 1 में प्रौद्योगिक परियोजना है, दूसरी 2 में विवरण है। कौन सी सूची 1 सूची 2 से मिली हुई है। तो बात की जाए यहाँ पर बिरसा 101 की बात किया है, सिकल रोग से स्वदेशी क्रिस्पर आधारित चिकित्सा आधारित है, दूसरे से मिलाएंगे। QSIP की बात की जाए, आपके भारत की पहली क्वांटम सुरक्षा चिप है। नेक्स्ट CAR-19 की बात किया है, बी सेल रक्त कैंसर के लिए स्वदेशी कार्टी चिकित्सा है, तीसरे से मिलाएंगे। भारत जैन भारतीय भाषाओं के लिए AI आधारित मल्टी मॉडल LLM है, चौथे से मिलाएंगे। ऑप्शन कहेंगे पहला दूसरे से, दूसरा
पहले से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन QKD के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कौन सा सही है बात की जा रही है, तो यह क्वांटम कणों का उपयोग करके संदेशों को सीधे एनक्रिप्टेड करके डेटा को सुरक्षित प्रसारण को सक्षम बनाता है। भाई गलत लिखा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया, सीधे क्वांटम कणों का उपयोग करके संदेशों को एनक्रिप्टेड या प्रसारित नहीं करता, बल्कि क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों के सुरक्षित विवरण को जो है सक्षम बनाता है। इसके बाद में डेटा का ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए एन्क्रिप्शन विधियों में प्रयोग किया जाता है। दूसरा कहता है कि एन्क्रिप्शन कुंजियों के सुरक्षित विवरण के वितरण के लिए क्वांटम यांत्रिक सिद्धांतों पर करता है। बिल्कुल सही है। 500 किलोमीटर से अधिक तक फैले भारत के पहले व्यापक QKD नेटवर्क का प्रदर्शन नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम से जुड़ी एक परियोजना के तहत किया गया है। ये भी ऑप्शन सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही, जबकि पहला ऑप्शन गलत था। भारतीय रिजर्व बैंक का आर्थिक पूंजी ढांचा ECF किसके निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करता है। भाई भारतीय रिजर्व बैंक का जो आर्थिक पूंजी ढांचा है ECF जिसे कहते हैं, आपका यह किसके निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली प्रदान करता है। आप कहेंगे RBI के द्वारा जोखिम प्रावधानों के उपयुक्त स्तर तथा लाभ वितरण के लिए निर्धारण करने की यहाँ पर बात की जाती है। तो आपके जो RBI है, RBI के सामने जितने भी जोखिम आते हैं, वित्तीय जोखिम होते हैं, उसके बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम, तो ऐसे जोखिमों को क्या करता है, पूंजी स्तर पर आर्थिक लाना इसका कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। इसका ऑप्शन सही देना है। सरकार की संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है, तो कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। सरकार के तीनों अंग शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर कार्य करता है। सरकार के तीनों अंग पृथक्करण शक्तियों पर कार्य करेगा क्या, आप कहेंगे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, बीच की शक्तियों का पृथक्करण राष्ट्रपति प्रणाली की मुख्य विशेषता होती है, ना कि संसदीय प्रणाली की। मंत्रियों का विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। राज्य का प्रमुख वास्तविक कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करते हैं, नहीं, वास्तविक कार्यकारी प्रयोग नहीं करते हैं, गलत है। केवल पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 वीटो का प्रकार है, सूची 2 में विवरण है। कौन सा वीटो का प्रकार किस विवरण के लिए जाना जाता है। जैसे अत्यांतरिक वीटो की बात किया है, राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लेते हैं और विधेयक निरस्त हो जाता है, बिल्कुल सही कहा है। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना तो विधेयक पर सहमति देते हैं, ना ही उसे वापस भेजते हैं, अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और क्वालिफाइड वीटो विशेष बहुमत द्वारा निरस्त किया जाता है, जो भारतीय के राष्ट्रपति के पास नहीं है ऑप्शन सही, पर भारतीय राष्ट्रपति के पास क्वालिफाइड वीटो का प्रयोग नहीं होता है। केवल ऑप्शन कहेंगे 1 से 2, 1 से पहले ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अत्यांतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो में भारत का प्रयोग होता है, जबकि क्वालिफाइड वीटो का भारत में प्रयोग नहीं किया जाता। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं क्षेत्र में शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 131 क्या कहता है, अनुच्छेद 131 कहता है कि केंद्र राज्य विवादों के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में, तो 131 3 से मिलाएंगे। अनुच्छेद 143 कहता है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 137 में अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और अनुच्छेद 129 के तहत अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति अभिलेख न्यायालय के रूप में जानी जाती है। चौथे से मिलाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश की न्याय प्रणाली से अपनाई गई है। भारत में जो जनहित याचिका की अवधारणा है, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका USA प्रणाली से अपनाई गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन एक और कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। तो उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, मतलब की बात की जा रही है कि हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट से क्या है, अधिक है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है आर्टिकल 32 के तहत प्रयोग करता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट याचिका को तैयार करता है। लेकिन ऑप्शन आपके कारण और कथन भी सही है, आर्य की व्याख्या भी सही कर रहा है कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है, मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों के भी रिट जारी कर सकता है आपका हाईकोर्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए विचार कर लेते हैं। बिहार ने 2030 तक अपनी बिजली की 60% आवश्यकता को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, क्या सही है, आप कहेंगे गलत है। बिहार ने 2030 तक अपनी बिजली की 43.33 आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, गलत है। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण BREDA की स्थापना 1997 में की गई है, यह भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि आपकी BREDA की स्थापना 1997 में नहीं की गई, बल्कि 1987 में की गई थी। ऑप्शन कहेंगे दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, सी रहेगा
कौन सा सही है? अच्छा, कौन सा सही है? ना तो पहला सही है ना ही दूसरा ऑप्शन सही है, डी वाले पे टिक करें। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ संबंधित कार्यकाल है। कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या रहा है? जैसे बिंदेश्वरी दुबे का कार्यकाल 1985 से 1988 रहा, करेक्ट है। भागवत झा का आजाद का 1988 से 1989 रहा, करेक्ट है। सत्येंद्र नारायण सिन्हा का 1989 रहा, करेक्ट है। लालू प्रसाद यादव का 1990 से 97 रहा, करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कथन है और कारण है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भारत में फिरदौसी सिलसिले का विकास बिहार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि मखदूम शरफुद्दीन याहा मनीरी फिरदौसी परंपरा संबंधित थे, उन्होंने बिहार में सूफी शिक्षाओं के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। एक तरफ लोक रूप है, दूसरी तरफ विवरण है। कौन सा लोक रूप किस विवरण के लिए जाना जाता है? जैसे बात किया कजरी, कजरी जो होता है बारिश के आगमन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। लोरिकायन की बात किया है, लोरिकायन जो होता है आपका, लोरिकायन जो होता है आपका, लोरिकायन की बात की जाए, लोरिकायन आपके मौखिक वीर गाथा से संबंधित है। छऊ की बात की जाए, छऊ आपके युद्ध एवं सैन्य अभ्यास से प्रेरित नृत्य है। और सामा चकेबा की बात की जाए, भाई बहनों के रिश्ते से जुड़ा त्योहार होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कारण में कौन सा सही है? तख्त श्री पटना साहिब का मुख्य महत्व गुरु गोविंद सिंह के जन्म से जुड़ाव के कारण जुड़ा हुआ है। सही कहता है कि पटना में जो तख्त श्री साहिब का महत्व है वो गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। कारण है कि यह धर्म स्थल गुरु गोविंद सिंह एवं प्रारंभिक सिख परंपरा के अवशेषों को संरक्षित करता है। कारण कथन सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कहेंगे ए आर दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार के लिए कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की सिफारिश की गई है? तो कितने प्रतिशत की सिफारिश की गई है? आप कहेंगे 9.95% की, 9.95% की सिफारिश जो है 2026 से 31 के लिए की गई है केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में। बिहार की अर्थव्यवस्था के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना है। विचार की जाए 2026-27 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर लगभग 13.1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बिल्कुल सही बात की जा रही है। 2024-25 में बिहार में जीएसडीपी स्थिर मूल्यों में पिछले वर्ष की तुलना में 6.6% की वृद्धि का अनुमान है। क्या ये सही है? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में 8.6% की वृद्धि का अनुमान है, 8.6% की वृद्धि का अनुमान है, ना कि 6.6 का। केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार 2026-27 के बजटीय आवंटन के संबंध पर कौन सा ऑप्शन सही है? बजटीय आवंटन के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? समग्र शिक्षा अभियान के लिए 12,107 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, करेक्ट है। महिला सशक्तिकरण के लिए 9,052 करोड़ रुपए की राशि को आवंटन किया गया है, ये भी सही है। बीबीजी राम जी जो मनरेगा वाला था, इसके लिए 1,890 करोड़ रुपए की राशि को आवंटन किया गया है, ये भी करेक्ट है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो आप कहेंगे डी रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार बजट 2026-27 में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहा है, तब आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर सही कौन सा नहीं है? संशोधित अनुमानों के अनुसार 2026-27 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.1% से 2025-26 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 6.7 का अनुमान है। भाई ये तो सही लिखा है। संशोधित अनुमानों के अनुसार 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 11.8% रहने का अनुमान है, ये भी सही है। जब दोनों ऑप्शन सही है, पूछा है सही कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा, दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है, गलत कोई भी ऑप्शन नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? भाई नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बात की जा रही है? तो 1393 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कर दिया गया था। 1393 में किया गया था, नहीं, आप कहेंगे 1193 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में आपका जो है नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट किया गया था। पहला गलत हो गया। दूसरा है 1811 से 12 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन के द्वारा नालंदा के स्तर को विद्वानों ने संज्ञान में लिया था, बिल्कुल सही है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, करेक्ट है। इसके बाद आता है प्राचीन नालंदा के पुरातात्विक अवशेषों को 2016 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया हुआ है, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही, जबकि पहला ऑप्शन गलत था जो मैंने आपको बता दिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं जमा प्रमाण पत्र सीडीएस जारी कर सकती हैं? कौन सी संस्थाएं सीडीएस जारी कर सकती हैं? तब आप कहेंगे यहाँ पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक, स्थानीय बैंक नहीं कर सकते, आरबीआई द्वारा अनुमति प्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी।
ऑप्शन रहेगा पहला, तीसरा और चौथा। आप कहेंगे पहला, तीसरा, चौथा, सी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वाड के विल मिंगटन घोषणा के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? क्वाड की विल मिंगटन घोषणा के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है बात की जा रही है? चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। यह हिंद प्रशांत में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल की परिकल्पना करता है। भाई ये तो सही लिखा है। इसने क्वाड कैंसर मूनशॉट पहल का प्रस्ताव रखा है, ये भी करेक्ट है। इसने स्थायी क्वाड सचिवालय की स्थापना नहीं, स्थायी क्वाड सचिवालय की स्थापना नहीं की है, बल्कि यह किसी संधि के आधार पर सचिवालय भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए औपचारिक रणनीतिक साझेदारी के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा गलत है, यहां पर कहेंगे केवल सी ऑप्शन गलत है, पहला दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी डिजिटल पहल शासन से संबंधित शिक्षण संस्थानों सर्वोत्तम प्रथाओं तक पहुंच प्रदान करके ज्ञान साझाकरण को संस्थागत बनाने का प्रयास करती है? तो कौन सी पहल करती है ऐसा कार्य? आप कहेंगे अमृत ज्ञान कोष, अमृत ज्ञान कोष के द्वारा की जाती है। अभिकथन कारण है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? सरफेसी अधिनियम के तहत प्रतिभूत लेनदार पूर्व न्यायिक मंजूरी के बिना प्रतिभूति हितों को लागू कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि अधिनियम प्रतिभूत लेनदारों को उचित प्रक्रिया के बाद धारा 13 के तहत प्रतिभूत संपत्तियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की अनुमति भी देते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। आप कहेंगे पहला रहेगा, ए आर दोनों सही है सरफेसी एक्ट के बारे में, और आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही व्याख्या कर भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैकल्पिक निवेश कोष AIF के संदर्भ पर कौन सा ऑप्शन सही है? वैकल्पिक निवेश कोष के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है बात की जा रही है? तो श्रेणी फर्स्ट में AIF उन क्षेत्रों में निवेश करते हैं जिन्हें सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय माना जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। श्रेणी 2 में IEF परिचालन आवश्यकताओं को छोड़कर लेवरेज का उपयोग प्रतिबंधित किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। श्रेणी 3 में IEF डेरिवेटिव से जुड़ी निवेश रणनीतियों के माध्यम से लेवरेज का उपयोग कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा, तीनों ऑप्शन वैकल्पिक निवेश कोष के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी MRT के संबंध में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? MRT के बारे में कौन सा सही है? यह एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक है जिसका उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल विकारों को फैलाने से रोकना है, सही कह रहा है। प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर PNT में निषेचन से एक पहले माइटोकॉन्ड्रियल प्रतिस्थापन किया जाता है, भाई गलत है। MRT के माध्यम से पैदा हुए बच्चे 3 व्यक्तियों की आनुवंशिक सामग्री आ सकती है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। माइटोकॉन्ड्रियल बीमारी आमतौर पर पिता की वंशावली से विरासत में मिलती है, ये गलत है। तो केवल पहला और तीसरा सही, जबकि दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। थोड़ी सी आप बायोलॉजी और साइंस के बारे में अपने नोट से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ज्यादा व्याख्या करेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और एग्जाम आपके सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज आपको लगाने में मिल जाएगी। निम्नलिखित शब्दों एवं उनके विवरणों के युग्मों पर विचार करें, कौन सा यहाँ पर सुमिलित है? चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि जेवंस पैराडॉक्स अधिक दक्षता से संलग्न संसाधन खपत बढ़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। बात की जा रही है सोलो प्रोडक्ट से तकनीक प्रगति से हमेशा अनुपातिक उत्पादकता लाभ होता है, नहीं होता है। अल्फा फोल्ड से प्रोटीन की त्रियामी 3D संरचना में अनुमान लगाया जाता है, करेक्ट है। C2S स्केल कोशिकीय स्तर पर जैविक अंतःक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर भी आपका गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयताकार अपवाय प्रतिरूप के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? आयताकार अपवाय प्रतिरूप के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसकी बात यहाँ पर जो है की जा रही है। यह भ्रंशित एवं संधियुक्त चट्टानी क्षेत्रों में विकसित होता है, क्या यह सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। इसमें जलधाराएं संरचनात्मक नियंत्रण के कारण समकोणीय मोड़ प्रदर्शित जो है करती हैं, बिल्कुल बात ठीक है। जो तीसरा है बिन श्रेणी आयताकार अपवाय प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है, ये भी ठीक है। तो आयताकार अपवाय प्रतिरूप के बारे में तीनों ही ऑप्शन सही है, तो डी वाला कहेंगे तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैली के तापीय ढांचे के आधार पर जब समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली गर्म एवं आर्द्र वायुधारा पर्वत श्रृंखलाओं एवं पठारों जैसी संरचनात्मक बाधाओं से टकराती है, तो भौतिक प्रक्रिया का कौन सा क्रम यहाँ पर घटित होता है? तो कौन सा प्रक्रिया घटित होगा? आप कहेंगे आरोहण का, संतृप्ति का, संघनन का, इसके बाद अंत में वर्षण का क्रम घटित हो जाएगा। आप किसके? सर एडमंड हेली के मानसून के शास्त्रीय तापीय अवधारणा के अनुसार। आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सक्रिय अल नीनो चरण के दौरान क्षेत्रों एवं उनसे संबंधित मौसम संबंधी विसंगतियों के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो सक्रिय अल नीनो चरण के दौरान उनसे संबंधित मौसमी घटनाओं के बारे में कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर आपके तटीय पेरू और चिली में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये भी करेक्ट है। सी रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके अल नीनो के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हो जाती हैं? आप कहेंगे केवल महासागरों पर विकसित होते हैं, सही बात है। वे अपनी ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करते हैं, ये भी करेक्ट है। वे तब विकसित होते हैं, कब विकसित होते हैं? जब गर्म और आर्द्र वायु की विशाल निरंतर आपूर्ति होती है, तीसरा भी सही है। और एक अस्थिर ऊर्ध्वाधर तापमान संरचना होनी चाहिए, चौथा भी सही है। आप कहेंगे चारों ही ऑप्शन आपके किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय चक्रवात निर्माण के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान में पाई जाती है। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। जुलाई में औसत तापमान 25 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है, जबकि जनवरी का औसत तापमान 17 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रहता है। यह पूरी जो वाक्य है किस प्रकार की जलवायु का उल्लेख कर रहा है? तब आप कहेंगे यह आपका उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का उल्लेख कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसा? उप आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन भारत में चौड़ी पत्ती वाले वनों की जलवायु प्रकृति और सांख्यिकी प्रबुद्धता का सही वर्णन करता है? तो भारत में चौड़ी पत्ती वाले वनों की जलवायु प्रकृति और सांख्यिकी प्रबुद्धता का वर्णन कौन करता है? तो ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी वन है, जो देश के वन क्षेत्र का लगभग 94% हिस्सा कवर करते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जलगतिक क्रिया के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन गलत है? जलगतिक क्रिया के बारे में कौन सा गलत है? इसमें नदी के जल का बल के द्वारा यांत्रिक अपरदन शामिल होता है, ये तो सही लिखा है। पदार्थों के अपरदन और परिवहन के इसमें अवसाद भार की मात्रा आवश्यक होती है, ये तो गलत लिखा है। तो ऑप्शन कहें केवल दूसरा वाला गलत है, पहला वाला इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अमीनपुर झील के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? अमीनपुर झील के बारे में क्या विचार करना है, कौन सा सही है? यह जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला जल निकाय है, अमीनपुर झील, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि तेलंगाना पश्चिमी भाग में स्थित है, तेलंगाना के पश्चिमी भाग में स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन जब दोनों सही है तो हम कहेंगे सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ज्वारनद मुख के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? ज्वारनद मुख के बारे में क्या विचार करना है, कौन सा सही है? पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्रों में से ज्वारनद मुख एक है, बिल्कुल सही कह रहा है। आमतौर पर नदियों के ऊपरी मार्ग में स्थित होती है, क्या ये सही है? भाई ये गलत है। आमतौर पर जो है ऊपरी मार्ग में नहीं बल्कि निचले मार्ग पर बनते हैं, ना कि ऊपरी मार्ग पर। तो किसमें? निचले मार्ग पर यह बनते हैं। इन पर ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव का प्रभाव बना रहता है ना, तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो पहला तीसरा सही है, जबकि ज्वारनद मुख में दूसरा ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेब्राडोर बेसिन के किसके बीच स्थित है? लेब्राडोर बेसिन की बात की जा रही है, तो लेब्राडोर बेसिन ग्रीनलैंड महाद्वीपीय मगनतर न्यूफाउंडलैंड महाद्वीपीय सीमा के बीच में स्थित है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जंतु समूह एवं उनकी विशेषताओं के बारे में कितने युग्म यहाँ पर सही है? जंतु समूह एवं उनकी विशेषताओं के बारे में प्लेटिपस अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। उभयचर की बात की जाए, 3 कक्षीय हृदय होता है, ये भी ऑप्शन आपका सही, जैसे मेढक, टोड, सैलामेंडर जो होते हैं। तीसरा ऑप्शन है मछलियां गर्म रक्त वाले जंतु होती हैं, मछलियां जो होती हैं ठंडे रक्त वाले जंतु समूह में आती हैं, तीसरा गलत है। चौथा है कि पक्षी 4 कक्षीय हृदय होते हैं, ये सही है। पहला दूसरा चौथा सही है, आप कहेंगे 3 युग्म यहाँ पर सही है, जबकि 1 युग्म यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन आता है 99वां, किस पोषण पद्धति में जीव मृत और विघटित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं? आपका ऑप्शन रहेगा मृतजीवी पोषण से। किससे? मृतजीवी पोषण से जीव मृत और विघटित कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, एक धारदार चाकू कूंद चाकू की तुलना में बेहतर काटता है, मुख्य रूप से क्यों? एक धारदार चाकू कूंद चाकू की तुलना में बेहतर काटता है, क्यों? क्योंकि कम क्षेत्रफल के कारण अधिक दबाव डालता है। कम क्षेत्रफल के कारण क्या होता है? अधिक दबाव डालता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए 101 क्वेश्चन आता है, यदि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह कौन सा होगा? ये आपके सीसेट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, और सीसेट वाले क्वेश्चन आपके कितने हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। 106 तक हैं, 1 मिनट रुकिए, 110 क्वेश्चन हो गए है ना, हाँ ठीक है। 106 से 110 तक आपके हो जाते हैं कंप्लीट आपके सीसेट वाले क्वेश्चन। 110 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और इनको आपकी अलग वीडियो में सेपरेट में, जिसमें आप सभी को पता है कि हम सीसेट केवल कवर करेंगे, उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। 111 क्वेश्चन आता है, लोक अदालतों के संबंध पर विचार कीजिए, कथनों पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी 5 क्वेश्चन और आएंगे सीसेट के आगे चलकर। लोक अदालतों के संबंध पर विचार करना है, कौन सा करेक्ट है? तो बात की जाए इन्हें कौन सा सही है? इन्हें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। लोक अदालतों को विधिक सेवा नालसा के द्वारा 1987 में वैधानिक दर्जा दिया गया। लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है, क्या ऑप्शन सही है? आप कहेंगे गलत है। लोक अदालत का निर्णय दीवानी अदालत के निर्णय के समान होता है,
अंतिम और पक्षों-परवाधिकारी होता है। इसके विरुद्ध किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। हालांकि कोई अदालती शुल्क भी नहीं लगता है। विवाद सुलझ जाने पर पहले से भुगतान किया गया शुल्क भी वापस कर दिया जाता है। तो आप कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये मत सोचना सीसेट वाले छोड़ के नहीं कराएंगे, सीसेट वाले की अलग वीडियो आएगी प्रॉपर। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है। इसकी स्थापना 101वें संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 271 ए के तहत की गई थी, बिल्कुल सही कह रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के इसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी ठीक है। निर्णय लेने के लिए भारत मतों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ये गलत है। कम से कम भारत मतों में कम से कम 3/4 मतों की आवश्यकता होती है, ना कि 2/3। तो 3/4 मतों की आवश्यकता होती है, या रखने का है ना। तो केवल पहला दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संबंध पर कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। किसके बारे में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में। इसका गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत किया गया था, करेक्ट है। यह राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, तो सी वाला सही है। अनुच्छेद 310 के अंतर्गत प्रसाद पर्यंत सिद्धांत के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है। प्रसाद पर्यंत ब्रिटिश कॉमन लॉ प्रणाली से लिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा उपायों के अधीन है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू होता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता है। प्रसाद पर्यंत केवल पहला दूसरा ही सही है, जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। एक तरफ सिद्धांत या नीति है, दूसरी तरफ मूल विचार है, कौन सा सिद्धांत किस नीति से संबंधित है बात की जा रही है। जैसे यहां पर अगर बात की जाए तो आपका गुजराल जो सिद्धांत है वो आपके छोटे व्यवसाय, छोटे पड़ोसियों के साथ व्यवहार में गैर पारस्परिकता से संबंधित है। पंचशील सिद्धांत की बात किया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत से संबंधित है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति की बात किया है, मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की पूर्व की लुक ईस्ट पॉलिसी की पुनर्रचना है। ऑप्शन कहेंगे हम ए वाला सही रहेगा, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन 1818 में पूर्वी बंगाल में इस्लामी पुनरुत्थानवादी फराजी आंदोलन के संस्थापक थे, जिनका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को समाप्त करना था। ऑप्शन क्या रहेगा, हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह जो है आपके फराजी आंदोलन के संस्थापक थे, फाउंडर थे। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 18वीं शताब्दी की भारतीय पारंपरिक शिक्षा के संबंध पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसमें भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन शामिल नहीं था, बिल्कुल बात ठीक है। हिंदू उच्च शिक्षा संस्कृत पर आधारित थी, मुख्य रूप से ब्राह्मणों तक ही सीमित रही, ये भी करेक्ट है। मुस्लिम प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन सख्ती से राज्य द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता था, ये आपका गलत है ना। ऑप्शन केवल आपका पहला दूसरा सही रहेगा। प्रारंभिक मुस्लिम शिक्षा आमतौर पर मकतबों में के माध्यम से प्रदान की जाती थी, अक्सर मस्जिदों से जुड़े होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बक्सर के युद्ध के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। किसके बारे में बात कर रहा है, बक्सर के युद्ध के बारे में बात कर रहा है। बक्सर के युद्ध के आरंभ होने से पहले मीर कासिम बंगाल के नवाब पद से हट चुका था, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था। बक्सर में 3 प्रमुख भारतीय सहयोगियों से युद्ध के बाद केवल शुजा-उद-दौला ने अपनी क्षेत्रीय स्थिति बनाए रखी, हालांकि ब्रिटिश प्रभाव के अधीन हो गया। तो आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है। सी वाले पे कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद कई सारी संधियां भी की गई थी। अभिकथन और कारण यहां पर कहता है, अंग्रेजों ने आसानी से मद्रास में अपनी फैक्ट्री के चारों ओर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर लिया था, बिल्कुल बात है। 1639 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आसानी से मद्रास में अपनी चारों ओर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कर लिया था। कारण कि दक्षिणी परिस्थितियां अनुकूल थी, क्योंकि अंग्रेजों को वहां किसी भी मजबूत भारतीय साम्राज्य का सामना नहीं करना पड़ा। तो कारण और कथन दोनों ही सही है, तो आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 1757 में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आमतौर पर भारत में कौन सी वस्तुएं प्राप्त करती थी। शुरुआती दौर में जो है वस्त्र और मसाले प्रयोग जो है मसाले का व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के पहलों के संबंध पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात की जा रही है, तो बात की जाए तो यहाँ पर फेनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहार्ट नॉलेज बेस को व्यक्तियों के स्वास्थ्य प्रक्षेपक वक्र पर नजर रखने वाले एक दीर्घकालिक अध्ययन के रूप में डिजाइन किया गया था, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्रीय बायो बैंक पूरी तरह से यूके बायो बैंक मॉडल पर आधारित है, जिसमें भारतीय परिस्थितियों के लिए कोई संशोधन नहीं किया गया, ये आपका ऑप्शन गलत है, संशोधन किया गया है। नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क बायो E3 नीति का एक घटक है, करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है। तो वीरांगना टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, सॉरी मध्य प्रदेश राज्य में, माफी चाहता हूँ।
माफी चाहता हूं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वीरांगना टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखना है। और मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है, जिसे रानी गोंड रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। माफी चाहता हूं, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आसियान के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारतीय शिखर स्तरीय भागीदारी बनने से पहले आसियान का संवाद भागीदार बना, करेक्ट है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते को 11वां सदस्य के रूप में बनाया गया है, करेक्ट है। आसियान का सचिवालय कुआलालंपुर में है, ये गलत है। आसियान का सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में, कहां पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है आसियान का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो तीसरा गलत है, केवल पहला दूसरा ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफ बजट उधारी की सबसे उपयुक्त व्याख्या है? तो ऑफ बजट उधारी की सबसे प्रमुख व्याख्या इसमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट कहता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जो आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं, और तथा इसी तरह की संस्थाओं के माध्यम से जुटाई गई सरकारी उधारी, जो राजकोषीय घाटे में स्पष्ट रूप से परिचित नहीं होती है, आपके ऑफ बजट उधारी की सबसे अच्छी व्याख्या कर रहा है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में, तो इसकी स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर की गई थी 1975 में, 1975 में, बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक वाणिज्य जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं इनके पास होता है, करेक्ट है। अलग अलग होता है, केंद्र सरकार के पास 50% होता है, राज्य सरकार के पास बात करें तो 15% होता है, और वाणिज्यिक बैंकों के पास 35% होता है। इन्हें49 विनिमय अधिनियम 1949 के तहत नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है, नहीं, इनको आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1976 के द्वारा आरबीआई इन्हें नियमित करती है, विनियमित करती है, तो ये गलत लिखा है। इन्हें समायोजित निवल बैंक ऋण 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण को आवंटित करना होता है। आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला दूसरा चौथा सही, जबकि तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। भारत की भू राजनीतिक सीमाओं और समुद्री पड़ोसियों के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन गलत है? भारत की भू राजनीतिक सीमाओं और पड़ोसियों के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है? भारतीय संघ की सबसे दक्षिणी क्षेत्रीय सीमा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली है, बिल्कुल सही लिखा है। द्वीपीय देश मालदीव भारत की मुख्य भूमि से पाक जलडमरू द्वारा पृथक होता है। मालदीव भारत की मुख्य भूमि से पाक जलडमरू द्वारा आपका क्या है, पृथक नहीं होता है, बल्कि पाक जलडमरू द्वारा भारत एवं श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आप कहेंगे दूसरा गलत है। कौन सा गलत है? आप कहेंगे केवल दूसरा गलत है, पहला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लघु हिमालय के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लघु हिमालय के बारे में, तो पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? पीर पंजाल, बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है, जबकि लघु हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। तो दूसरा गलत हो गया। यह कश्मीर घाटी की बाह्य हिमालय को पृथक करता है, ये भी करेक्ट है। पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, साल्टोरो रिज किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? साल्टोरो रिज की बात की जा रही है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। आपका ऑप्शन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, साल्टोरो रिज जो है काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजमहल पहाड़ियों मेघालय पठार के बीच अवसाद मुख्य रूप से किसके कारण भर गया था? राजमहल पहाड़ी और जो मेघालय पठार के बीच में जो आपका अवसाद है वह किसके बीच में भर गया था, बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा अनेक नदियों द्वारा नदी निक्षेपण के कारण जो है भर गया था। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है। किसी जल संभर के विभिन्न भौगोलिक आकारों परिभाषित और वर्गीकरण करने के लिए किसका उपयोग एक मानक स्केलर फ्रेमवर्क के रूप में किया जाता है? आपका ऑप्शन रहेगा हाइड्रोलॉजिकल यूनिट कोड HUC के द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मोहम्मद इकबाल के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? मोहम्मद इकबाल के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इन्होंने हालात को चुपचाप स्वीकार करने की आलोचना की है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पारलौकिक दृष्टिकोण का समर्थन क्या नहीं किया था? इन्होंने निरंतर परिवर्तन और सक्रियता पर जोर दिया है, बिल्कुल ठीक है। पहला और तीसरा सही है, जबकि मोहम्मद इकबाल के बारे में दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खानवा की युद्ध से पहले राणा सांगा के संबंध पर विचार कीजिए। खानवा की युद्ध से पहले राणा सांगा पर विचार करना है। विचार करना है कि उन्होंने मालवा के दौलत खान लोधी को हराया था, क्या ये सही है? राणा सांगा ने दौलत खान लोधी को हराया था, क्या ये ऑप्शन सही है? राणा सांगा ने गागरोन को ऐतिहासिक युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था। दौलत खान लोधी वास्तव में दिल्ली सल्तनत के अधीन लाहौर का गवर्नर था, जिसने इब्राहिम लोधी को सत्ता से हटाने के लिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया हुआ था। तो ऑप्शन कहेंगे हम ये वाला तो गलत है। उन्हें कई राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त था, बिल्कुल बात ठीक है। और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव भी रहा था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत था। किस मुगल शासक ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था? तो बाबर ने। याद रखना है, बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जो है जिहाद घोषित जो है कर दिया था।
विजयनगर के शासकों में मुख्य रूप से किन दो भाषाओं का संरक्षण था? विजयनगर में संस्कृत और तेलुगु भाषाओं का सबसे ज्यादा संरक्षण प्राप्त था। आप ऑप्शन कहेंगे बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मशहूर न्याय की जंजीर जंजीर अदल कहां लगाई गई थी? मशहूर न्याय की जंजीर अदल की बात की जा रही, कहां लगाई गई थी? आपका ऑप्शन रहेगा आगरे के किले में लगाई गई थी। किसने लगाई थी? जहांगीर के द्वारा आगरे किले में स्थापित करवाई गई थी। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लघु वित्त बैंकों पर लागू संशोधित प्राथमिकता प्राप्त ऋण मापदंडों के तहत अनिवार्य ऋण आवश्यकता में कमी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आप कहेंगे सुरक्षित गैर प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों की निधियों के अधिक उपयोग की अनुमति प्रदान करना। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में जीनोम संपादित जीवों के बारे में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में जीनोम संपादित जीवों के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? जीनोम संपादित चावल की किस्में DRR धान 100 कमला पूसा DST राइस क्रिस्पर कैस तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इन किस्मों से बाहरी DNA नहीं होता है, इसलिए इन्हें GM फसलों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। SDN फर्स्ट SDN 2 से जुड़े जीनोम संपादन को सभी जीवों के लिए भारत जैव सुरक्षा नियमों से छूट नहीं है। आप कहेंगे केवल पहला दूसरा सही है, जबकि भारत सरकार कठोर जैव सुरक्षा मूल्यांकन का कार्य करती है। बिहार के कितने जिलों में मुख्यालय का नाम जिले के नाम एक जैसा है? तो आप कहेंगे 30 जिलों में। बिहार के आपके 38 जिले टोटल हैं। 38 जिलों में से 30 जिले ऐसे हैं जिनकी बात कहेंगे जिलों के नाम और मुख्यालय के नाम हेडक्वार्टर जो हैं सेम है। 8 के अलग अलग हैं। 8 में भोजपुर आरा, सारण छपरा, वैशाली हाजीपुर, कैमूर भभुआ, रोहतास सासाराम, नालंदा बिहार शरीफ, पूर्वी चंपारण मोतिहार, पश्चिमी चंपारण बेतिया आपके हेडक्वार्टर है। प्रसिद्ध व्यक्तियों और उनकी उपाधि लोकप्रिय नाम युग्मों पर विचार करना है, कितने युग्म सही हैं? जैसे बात किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। वैद्यनाथ मिश्रा की बात की जाए, वैद्यनाथ मिश्रा को बिहार विभूति नहीं कहते हैं, वैद्यनाथ मिश्रा को लोकप्रिय नाम से आप कहेंगे नागार्जुन कहा जाता है या फिर मैथिली साहित्य में यात्री कहा जाता है, तो दूसरा गलत है। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात की जाए तो इन्हें लोकप्रिय रूप में व्यवहार विभूति कहा जाता है, आप कहेंगे ये ऑप्शन भी गलत है। वैद्यनाथ मिश्रा को नागार्जुन, अनुग्रह नारायण को व्यवहार विभूति। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है, क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। तो पहला और चौथा सही था, दो युग्म सही है, 2 युग्म गलत है। 25 केल्विन से अधिक क्वथनांक के अंतर वाले 2 मिश्रणीय द्रवों को सबसे अच्छी तरह किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो आप कहेंगे किसके द्वारा पृथक किया जाता है? साधारण आसवन के द्वारा पृथक किया जाता है। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क किस अनुप्रयोग में सबसे अधिक उपयोगी है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है किस अनुप्रयोग में सबसे अधिक उपयोगी है? आप कहेंगे गैसों के भंडारण और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार उपग्रह के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है? तो निसार 2 माइक्रोवेव बैंड L और S पर संचालित रडार ले जाता है, बिल्कुल सही है। नासा L बैंड रडार प्रदान किया है, जबकि इसरो ने S बैंड रडार प्रदान किया है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। निसार को GSLV F-16 द्वारा एक भूस्थितिक कक्षा से स्थापित किया गया है, तो निसार की बात की जा रही है आपके, ये गलत है। निसार को भू समकालिक कक्षा में स्थापित नहीं किया गया, बल्कि 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। तो भूस्थितिक कक्षा में नहीं बल्कि सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया। तीसरा वाला गलत है, पूछा कौन सा गलत है? केवल तीसरा गलत है, पहला दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स और उनके विवरणों के बारे में विचार करना है, कितने युग्म यहाँ पर सही है? तो ग्लूकेस 9 की बात किया है, क्रिस्पर प्रोटीन जो जीन एडिटिंग के दौरान प्रकाश उत्सर्जित करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अल्फा जीनोम की बात की जाए तो मानव डीएनए में म्यूटेशन के असर का अनुमान लगाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। बायो ईएमयू फर्स्ट की बात किया तो प्रोटीन के सभी स्तर के कॉन्फिगरेशन का अनुमान लगाता है, ये भी करेक्ट है। सभी ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे तीनों युग्म यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है SASCI फर्स्ट योजना के संबंध पर विचार करें, कितने कथन सही है? तो इसका मकसद देश में मशहूर पर्यटकों केंद्रों को वैश्विक मानक के अनुरूप विकसित करना है, सही है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट के संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, सही है। इस योजना का संचालन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन कहेंगे डी वाला, आप कहेंगे करेक्ट है ना? ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है, करेक्ट है। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में वास्तविक विनिर्माण सकल मूल्य वर्धित GVA गैस वैल्यू एडिशन का वृद्धि 9.13 तक पहुंच गई है, सही है। वित्त वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 तक कम अनुमान रहने का अनुमान बताया जा रहा है, कम करने का, करेक्ट है। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 सही, 1 2 3 सही। समुत्पाद वक्र की संरचनात्मक विशेषताओं के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? किसके बारे में बात की जा रही है?
सम उत्पादक वक्र के बारे में विचार की जा रही है। तो ये श्रम और पूंजी इनपुट की उन सभी संभावित कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं जिसमें कुल आउटपुट को एक जैसा लेवल मिलता है। बिल्कुल सही है, समुत्पाद वक्र सर्वत्र ऊपर की ओर झुके होते हैं। भाई गलत है, यह सर्वत्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाले होते हैं, ना कि ऊपर की ओर। तो उल्टा लिखा हुआ है, केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने का प्रयास किन व्यक्तियों ने किया हुआ था? तो आप कहेंगे किन व्यक्तियों ने किया था? दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, आर.सी. देसाई और फाइंडले रिसोर्स। चारों ही नाम सही हैं, आप कहेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। आर्थिक नीति सुधारों की निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर किन किन 1991 के सुधार मॉडल के तहत स्पष्ट रूप से संरचनात्मक सुधार नीतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन आपका इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, आप थोड़ा सा पुश वीडियो कीजिए, इसका ऑप्शन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िएगा और आर्थिक नीति 1991 के सुधार के बारे में मुझे इस ऑप्शन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि ऑप्शन कौन सा सही है, 1 2 3 4 या इनमें से कोई भी आपका सही कौन कौन से हो सकते हैं। देखो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग आंसर रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ट्रांजैक्शन पर विचार कीजिए, पहचाने इनमें से कौन से भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं? भारत के भुगतान संतुलन बीओपी में चालू खाते में दर्ज किए जाते हैं, बात की जा रही है। किसी भारतीय आईटी फर्म द्वारा अमेरिकी क्लाइंट को सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यात करना, यह शामिल किया जाता है। किसी भारतीय निवासी द्वारा ब्रिटिश कंपनी के शेयर खरीदना, यह शामिल नहीं किया जाएगा। विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों द्वारा भारत में अपने परिवारों को भेजी गई धनराशि, ये शामिल की जाएगी। किसी भारतीय कंपनी द्वारा विदेशी ऋणदाता को बाह्य वाणिज्यिक ऋण पुनर्भुगतान करना शामिल नहीं किया जाएगा। केवल पहला और तीसरा इसमें शामिल किया जाएगा भुगतान संतुलन के बारे में, दूसरा और चौथा शामिल नहीं किया जाएगा। इस चेसिस का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा कथन या कितने कथन यहाँ पर सही है? तो किसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर कह रहा है, कौन से ऑप्शन करेक्ट है? भारत में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी अपनी नेटवर्थ की परवाह किए बिना वाणिज्यिक पत्र जारी कर सकती है, तो ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं कर सकती है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अधिकतम परिपक्वता अवधि 1 साल होती है, जबकि योग्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि केवल 3 साल हो सकती है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कॉल मनी मार्केट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां दोनों ही रेगुलर पार्टिसिपेट के तौर पर शामिल हो जाती है, ये भी गलत है। ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, करेक्ट है। तो 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है, जबकि पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है। तो केवल 2 कहेंगे सही है, जबकि 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इस टेसिस से हमने अपने 150 क्वेश्चनों कंप्लीट किया हुआ है। सीसेट वाले जो क्वेश्चन आपको छोड़े हैं, ध्यान रखना है, छोड़े नहीं है आप लोगों को, हम एक सेपरेट वीडियो में सीसेट को पूरा कर लेंगे। जैसे कि हमने बताया हमारा ऐप आ चुका है, इसका नाम यूपीएससी नट है। चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आपको डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।